आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं भारती कौल। आज की द राइट कॉन्वर्सेशन में हम बातचीत करेंगे एडवोकेट राहुल केलम जी से। जैसा कि हमारी एक कशुर बात होती है और उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। हमने ऐसे ही 2 वीक पहले डिवोर्स पे बातचीत की थी और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एक्चुअली जो लोग जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल डिवोर्स जो कि है इसके रीजंस क्या हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं। रेमेडीज़ के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत की भी थी, बट दे वांट द रीजंस क्या हो जाते हैं डिवोर्स के लिए। इसके लिए हमारे साथ आज राहुल केलम है, एडवोकेट राहुल केलम जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे डिवोर्स पे। तो राहुल जी, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू। राहुल जी, जैसा आपने सुना कि हमने ये बातचीत की थी, हमने कशुर बात में ये बात की थी और उसमें जो कि है बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं। सवालों के जवाब वो चाहते हैं, रेमेडीज नहीं, क्योंकि हमने रेमेडीज पे ज़्यादा डिस्कस किया था। रीजंस लीगली जो कि है, कानूनी जो जब कार्रवाई होती है डिवोर्स की, वो कैसी होती है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे हम आपसे जो कि है लीगल एस्पेक्ट लेके बातचीत करना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शकों की सारी क्वेरीज जो कि हैं वो इरेज हो जाए। तो आप मुझे बताइए कि आफ्टर ऑल जो कि आप कोर्ट में आजकल हम जो देखते हैं हमारी कम्युनिटी के केसेस ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी बात ये सही है कि हमारी कम्युनिटीज में जो ये आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है जो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं जी। इसके लिए मैं एज ए सोसाइटी अपनी कम्युनिटी को ही जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ से खुल के कभी बात ही नहीं की है जी। और अगर हमने बात की है तो वो उस लेवल पे की है कि वो डिस्प्यूट जो है इतना बढ़ गया होता है, उनमें जो डिफरेंस इतनी बड़ी हो गई होती है कि उसको उन दोनों को मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एज एन एडवोकेट मैं यही कहूँगा कि अच्छी चीज़ नहीं है कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन और अगर उस इंस्टीट्यूशन को कोई ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं तो वो सोसाइटी की डिसबैलेंस हो जाती है। क्योंकि एक हम सब जानते हैं कि एक फैमिली है, जब फैमिली बनती है तो उस फैमिली में अगर कहीं ना कहीं टूट पड़ जाए तो पूरा घर बिखर जाता है और जब घर बिखर जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी तक वो बात पहुंच जाती है और कम्युनिटी भी उसमें बिखर जाती है। तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चाहे उसमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो, उसमें फिर मेंटेनेंस के केसेस हो, या तो लेडीज़ के लिए तो प्रोविजन ऑफ डाउरी भी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में शायद डाउरी का इतना इशू नहीं होता है, वो तो भगवान का ही एक आशीर्वाद है हम पर। लेकिन हाँ कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हो रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें डिस्प्यूट कुछ नहीं होता है, ईगो क्लैश हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, और उस ईगो को कोई जो है कोई पीछे रखना नहीं चाहता, हमेशा उस ईगो को और बढ़ावा देते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं इनिशियल स्टेज पे। अगर हम इनिशियल स्टेज पे ऐसी चीज़ देखें तो मैं यही कहूँगा कि इनिशियल स्टेज पे ही आप इस चीज़ को अगर सुलझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे और आगे ना बढ़ने दें। यही है इसमें। नहीं राहुल जी, एक बात ये होती है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस बोला, डोमेस्टिक वायलेंस में तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो बिटवीन द टू होते हैं, उसमें ईगो बहुत आ जाता है। क्या हमें मालूम है कि आजकल जो कि है इकोनॉमिकली जो कि है वेमेन फोक आर मोर वाइबल, उनके पास जो कि है वो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, फाइनेंसेस भी। तो उसको लेके कई बार क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल ही नहीं मानती। और लीगल एस्पेक्ट में आप हमें ये भी बताएं कि उनकी राइट्स क्या क्या हैं वेमेन के। देखिए, जब हमारे इंडिया में जब ये लेजिस्लेशन आई थी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई हो, सोशल लेजिस्लेशन आई थी एज सोशल लेजिस्लेशन की अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। कहीं ना कहीं ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वुमेन्स के साथ ऐसी चीज़ें होती थी जिनके पर अत्याचार होते थे, उनके पर वायलेंस होती थी, तो उसको कर्व करने के लिए लोगों की पब्लिक डिमांड पे सोशल लेजिस्लेशंस आई थी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, प्रोविजन ऑफ डाउरी हो, या इसमें और भी जो है इनके पास जो राइट्स है, मेंटेनेंस का राइट है, तो उसको कर्व करने के लिए ये लेजिस्लेशन आई थी, ताकि जो औरतें जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, जो बोल नहीं पाती है, तो उनको एक
फोर्स, इनको एक पावर देने के लिए ये चीजें आई थी, एक अच्छी चीज के लिए आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, ये एक्ट जो है, वुमेन एक्ट जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आई थी, ये कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है। जी ये तो हाँ। आपको इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मिलेगी, जहां कोर्ट ये खुद कहता है कि इसका मिसयूज हो रहा है और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जी जी, रेमेडी है उनके पास, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। मिसयूज तो हो रहा है, और मिसयूज होने के साथ जो कि है वो चक्की की तरह लोग पिसते जाते हैं। और एक डिस्प्यूट जो आपके पास कोर्ट में आते ही हैं, केसेस आते हैं, सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, उसका एक प्रोसीजर होता है, हर एक केस में एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत होता है। जैसे अगर किसी ने फाइल किया, फिर उसकी सर्विस होती है, फिर वो आएगा, फिर वो रिप्लाई फाइल करता है, उसके बाद इश्यूज लगते हैं, उसके बाद फिर उसमें एविडेंस होता है, उसमें टाइम लगता है। उसमें जैसे अब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसमें एक प्रोविजन है कि जैसे ही दोनों पार्टीज की कोर्ट में आएंगे, तो उसमें कोर्ट भी सबसे पहला उसमें यही करता है, जो मीडिएशन रखता है। कोर्ट भी ट्राई करता है, इवन कि जो मैजिस्ट्रेट या जजेस होते हैं, वो खुद इनको बिठाकर दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ रहे। क्योंकि देखिए, जब एक हस्बैंड और वाइफ का जब इशू होता है, तो कोर्ट भी ये देखता है कि अगर इनका इशू यहीं पे सेटल हो जाए, उसमें जो मीडिएशन सेंटर्स खोले हैं इन्होंने कोर्ट्स में, तो वहां पे भी बात होती है, चाहते हैं कि ये रहे फिर से फैमिली। क्योंकि देखिए, उनका एक बच्चा भी होता है। मैं जब देखता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा दुख उस छोटे बच्चे का होता है जी। उसकी क्या गलती है? हस्बैंड एंड वाइफ, चाहे जो भी उनका रीजन हो, या जैसे अभी मैंने बोला कि ईगो क्लैश पे भी हो जाता है कभी कभी, उसमें छोटे बच्चे की क्या है? वो तो अननेसेसरी आप उसको ऐसे लिटिगेंट बना देते हैं, जिसे पता ही नहीं है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे होते हैं, जिनको जो पार्टीज जिनको बनाया जाता है, और उनको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है जी। तो मेंटली जो की है बच्चे के ऊपर काफी जो ये तो कोई देखता ही नहीं है, उसके ऊपर तो होता है। वो सबसे ज्यादा मेन सफर तो वही होता है। अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है जी, हो गया, दोनों ने सेटल कर दिया कि वो भी वाइफ भी बोलती है मुझे नहीं रहना, हस्बैंड भी बोलता है मुझे नहीं रहना, तो फिर म्यूचुअली उनका डिवोर्स हो जाता है। एक बच्चा जो होता है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो कहता है मैं रखूंगा, वो कहता है मैं रखूंगा। कस्टडी तो हमेशा मदर को ही मिलती है, नेचुरल कस्टडी, नेचुरल जो मदर को मिलती है। और फिर जो की है उनका वो मिलना जुलना, कब मिलेंगे, क्या होंगे, उसमें वो सेट कर दे। जब वो म्यूचुअल करते हैं, तो उसमें भी वो सेट करते हैं कि बच्चे को कब मिलेगा, क्या मिलेगा, टाइम मिलता है जी। तो उस बच्चे का क्या कसूर है जी? ये बात तो बहुत, ये बात सोचने वाली है, ये कम्युनिटी को सोचनी पड़ेगी ये बात, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा, मैं ये भी कहूंगा, इस कम्युनिटी लेवल पे अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है, तो हम इस जो भी ये इसमें जो क्या बोलते हैं इसे, एक हस्बैंड और वाइफ में जो एक क्लैश हो जाता है, उसको हम और बढ़ावा न दे, उसको हम कैसे इनिशियल स्टेज पे खत्म करें। अगर हम वही पुरानी बातें करेंगे, वो भी करेंगे, उसको और वो कहते हैं आग में घी डाले, हम ना डालें, इसको खत्म करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे। क्योंकि अगर छोटी छोटी बात है तो हो सकता है, देखिए जिंदगी ऐसे ही चलती, जब तक आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। विदाउट कॉम्प्रोमाइज तो कोई लाइफ चलती नहीं चलती है। एवरी डे एवरी टाइम हम कहीं पे भी कुछ करने जाएं, काम करने जाएं, कुछ करने जाएं, तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो एक चीज जो ये है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कोर्ट हमेशा जो की है, वो लोग मिडिल वे निकाल लेते हैं कि दोनों आपस में बैठ के बातचीत करें और इसको सुलझा लें। हाँ, जैसे उनको टाइम पीरियड दिया जाता है। हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के, हम अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, मुझे लगता है कि जब से ये डिस्प्लेसमेंट हमारी हुई है एक्सोडस के बाद से, ये केसेस ज्यादा बढ़े हैं, या शुरू से ही ऐसे? मैं मानता हूं कि इसके बाद ये केसेस बढ़े हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर मैं कुछ रीजंस आपको गिनाना भी चाहता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी सारी सुन रही है तो पता होना चाहिए। सबसे पहली हमारी एक इशू हो गया है कि शायद आजकल कंपेटेबिलिटी है ही नहीं हमारे में जी। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होती है, कभी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो लड़का कम होता है जी। वो भी एक क्लैश हो जाता है। हाँ। या तो आपकी सैलरी जो है ऊपर नीचे हो, लड़के की ज़्यादा हो या लड़की की कम हो, तो वहाँ पे भी इशू क्रिएट हो, या लड़की की ज़्यादा हो लड़के की कम हो, तो वो भी एक इशू हो जाता है। दूसरा सबसे बात है कि कोई जॉब जो है, कोई लड़का जो है वो बेंगलोर में जॉब करता है और लड़की जो है वो दिल्ली में जॉब करती है, वो भी एक इशू है जी। अभी ऐसे इश्यूज तो बहुत सारे हैं कि वो मुझसे मिलने नहीं आता है, या वो मुझसे मिलने नहीं आती, मैं इसको कहता हूँ आ जाओ हमारे घर, आ जाओ, हम
मदर फादर से मिलने जाएंगे वो आती ही नहीं है। ये भी एक रीज़न है हमारे में, छोटे छोटे रीज़न है ये, जिसको हम मिल बैठ के कंप्रोमाइज़ करके इन चीज़ों को हम सुलझा सकते हैं, इससे बढ़ावा न दे। और ये हमारी मतलब मेन उनके मदर फादर की, चाहे वो बोथ साइड्स की हो, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों को इस बारे में समझाए। जी। दूसरा, अगर मैं एक और एस्पेक्ट देखना चाहता हूँ इसका, कि जब शादी होती है, जब लगन होता है, तो जब वो लगन में जब पंडित जी जब पूजा करते हैं, जब वो आपको वो मंत्र बोलते हैं कि जब वो 7 फेरों में वो बोलते हैं आपको क्या करना है, अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे, मैं कहता हूँ आपका डिस्प्यूट कभी होगा ही नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज, मैं काफी शादियों में जाता हूँ और मैं यही चीज देखता हूँ सबसे ज्यादा, कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब लगन की बात होती है तो हम सब कहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हम लोग वीडियो वाले के साथ वो हमारे 1-1 घंटा लेगा, फिर आप ऐसे बैठिए, आप ऐसे बैठिए, लड़का लड़की ये वो, लेकिन जब मेन चीज जिसके लिए हम सब इतना वेट करते हैं कि मुहूर्त कितने बजे का है, हमें बारात कितने बजे पहुंचानी है, और जब वो चीज होती है तो सब ये कहते हैं कि खत्म हो जाए, महाराज वहीं करो तो जल्दी। वो नहीं होना चाहिए। जब मैं अभी भी आपको कहता हूँ, जब आप वैदिक वे में जब आपकी शादी होती है, जब आप वो चीजें देखते हैं, जब आपको पंडित जी वो चीजें बताते हैं कि क्या है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। जब आप उन मंत्रों को, वो आपसे क्या मांग रहे हैं, वो लड़की को क्या बोल रहे हैं, लड़के को क्या बोल रहे हैं, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझाते हैं कि एक सोसाइटी में आपको कैसे चलना है, आपका कर्तव्य क्या है, एज एन हस्बैंड आपका क्या कर्तव्य है, एज एन वाइफ आपका क्या कर्तव्य है, और आप दोनों का मिलके बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या कर्तव्य है, और फिर एज अ सोसाइटी एज अ होल आपका क्या कर्तव्य है, वो वहां पे आपको बताया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सब चीजें छोड़ रहे हैं। सही बोल। और मुझे लगता है कि यहीं से एक डिसबैलेंस जो है वो आ रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली राहुल जी ने, क्योंकि हम अगर वैदिक हिसाब से अपनी शादियां करते हैं, और हमारे कस्टम्स ऐसे हैं, हमारी रिचुअल्स ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं हमने आगे जाके क्या क्या करना है। तो राहुल जी, आपसे बात करके बहुत, मेरे मन को तो बहुत शांति मिली कि आपने ये जो लास्ट में बताया कि अगर हम उन वचनों को सुने जो हमारे पंडित जी हमारे उस वक्त सुनाते हैं, समझाते हैं, दोनों तरफ से समझे जाएं और उनके ऊपर अमल की जाए, तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से कोई सवाल आएंगे तो हम आपको फिर से कष्ट देंगे, हम आपको जरूर बुलाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस पे जो हमारे जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से हम आगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए द राइट न्यूज़।